Yes, a very good morning to all of you. First of all, we will take your attendance. Yes. कौन कौन आया है आज? चौधरी दीप, चौधरी दीप पटेल ओम, पटेल ओम, पूजा ओडेडेरा, केशवी राणा, वर्षिल, ध्रुव पीपी सवानी, निराली चौधरी, वंश, ध्रुव, निराली चौधरी, वंश, लक्ष्य, मयूर, ललित, व्रज देसाई, साहिल शेख, कृपल गामित, भूमिका गोयल, खुशी पटेल, स्टेफी गामित, आदित्य सिंह, yes, done. Yes, सबका अटेंडेंस हो गया. Is anyone remaining? One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 जनों का अटेंडेंस आ गया. यहाँ पे 17 ही है. एक कौन एक्स्ट्रा हो गया? मेरे को मिला के 17 है. हाँ, अब 18 हो गए. अरे मैं खुद नहीं, मेरे को मिला के 17 पार्टिसिपेंट्स थे अभी तक, लेकिन अटेंडेंस 18 जनों का आ गया था, ऐसा बोल रहा. चलो, यस. तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कुछ कुछ बातें करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी थी, और हमने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात करी थी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अच्छे से समझा था. उसके बाद मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क ही नहीं किया. मेरे को लगा कल सब होमवर्क सबमिट करेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क. सो मैं तो डाउट डिस्कशन करने वाला था, लेकिन अब मैं आपको आज एक दिन और दे देता हूं.
या फिर अगर आपने होमवर्क किया है तो हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे नहीं बोलना है बेटा, अभी तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली का होमवर्क डेली करना है ना। अब आपका होमवर्क क्या होगा, पेंडिंग होता जाएगा। अगर आप स्किप करते जाओगे तो मैं आज और होमवर्क दूंगा, फिर वो आपका पेंडिंग हो जाएगा इस तरह से। तो थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। इफ यू वांट द रिजल्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ रिजल्ट लेके आऊं, और तो आपको एफर्ट पूरा देना पड़ेगा, है ना। दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, नहीं ये सब बहाने नहीं चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स का कोई बहाना नहीं चलेगा। खुशबू हैज ऑल्सो ज्वाइंड, टिशा हैज ऑल्सो ज्वाइंड, ओके, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस बोथ ऑफ यू। सो ऐसा कोई बहाना नहीं करना हमको कि बहुत सारे क्वेश्चन है, ये है वो है। आपको मैक्सिमम अपना एफर्ट देना है, डेली एफर्ट देना है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम में रिजल्ट डेफिनेटली 90% दबाव अचीव हो जाएगा, अगर आप होमवर्क सही तरीके से सॉल्व करोगे तो। क्लासेस तो आप लोग अच्छे से अटेंड कर रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पीपी सवानी वाले बच्चे, एसवी वाले बच्चे अभी थोड़े कम आ रहे हैं, पीपी सवानी वाले भी थोड़े कम हो गए, बट जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बहुत सीरियसली अटेंड करो, और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क को आपको एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम मान के सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना अगर आप डेली फॉलो करोगे, आपके 90% कोई नहीं रोक सकता। इतना फॉलो करना पड़ेगा लेकिन। यस, प्रियांशी एसवीवी हैज आल्सो ज्वाइंड। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, हमारा जो होमवर्क रहता है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल सब कवर हो जाता है उसमें। होमवर्क के अंदर आपका बेसिक टू एडवांस लेवल सब कवर हो जाता है, उससे बाहर आज तक कोई भी पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है। होमवर्क से बाहर किसी भी पेपर आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर के कितने भी पेपर उठा के देख लो, सारे पेपर्स में होमवर्क में से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप देख लेना। सो इस बात को आप गांठ बांध के रख लो और पूरा फेथ के साथ अपना काम करो, है ना। फुल फेथ यू हैव टू शो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो आने वाले 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो आने वाले 3 मंथ्स में आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना है। अभी सितंबर तो देखो आ गया, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर तो आपको एफर्ट लगाना ही है, इसके अलावा आपके पास 3 मंथ्स और बचते हैं। तो टोटल अभी बात करूं तो 4 मंथ्स है आपके पास, और ये 4 मंथ्स में जिसने अच्छा एफर्ट लगा दिया तो बहुत अच्छे रैंक से ऊपर चला जाएगा वो। दिसंबर तक मैं मानता हूं कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी चाहिए, और दिसंबर तक मैक्सिमम ट्राई यही होना चाहिए हमारा फुल सिलेबस कवर हो जाए, इसलिए हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। आपका दिसंबर तक हमें कोर्स कंप्लीट करना है इन एनी हाउ सिचुएशन, ताकि आपके पास जनवरी और फरवरी पूरा आपको रिवीजन के लिए मिले, ठीक है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दिया जाता है, और इस होमवर्क को जब आप अच्छे से करोगे तो यू कैन डेफिनेटली अचीव योर सिलेबस, ठीक है। सो होमवर्क के रिगार्डिंग मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम से। तनुश्री जोशी हैज आल्सो ज्वाइंड, कुश एंड देवराज एंड कुश, ठीक है। चलो अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।
तो कल मैंने आपको कुछ बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने कुछ रिलेशंस डिराइव करे थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which the electrons are drifting inside the conductor। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Let us try to understand the drift velocity once again, what we have covered till now। कन्वेंशनल करंट मैंने आपको बता दिया था, और फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, है ना। So drift velocity is defined as the velocity which the free electrons get drifted towards the positive terminal। So देखो, ये आपका कंडक्टर का लेंथ L दिया हुआ है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो दो टर्मिनल्स बन जाते हैं, वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव and your electrons will drifted from negative to positive। इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्टिंग होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, और वो फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो v इक्वल टू at। As you know that initial velocity of electron is 0, so I can write this equation: drift velocity is equal to acceleration into tau, and acceleration कल हमने derive किया था which is E upon m। ये equation हम कल derive कर चुके थे, और यहाँ पे हमने current का भी एक derivation किया था NEAVD। This relation is very important। ये relation बहुत important है, आपने देखा होगा maximum number of numericals are based on this relation। So you can see that current is directly proportional to drift velocity। current किसके proportional है? current is directly proportional to drift velocity, and these are the terminologies which we have discussed so far। कल की क्लास में हमने ये पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एनसीईआरटी में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एनसीईआरटी में है, तभी पढ़ा रहा हूं। मुझे कोई शौक तो नहीं चढ़ा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। इट इज द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना। चलो, दर्शनिका गामित हैज आल्सो ज्वाइंड। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हम पढ़ चुके थे, अब हम आगे चलते हैं। करंट डेंसिटी के बारे में आपको बताना था। सो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें करंट की डेंसिटी निकालनी है तो हम करंट को एरिया से डिवाइड करेंगे, बट उसकी कंडीशन क्या है? एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब इसको बहुत अच्छे से समझोगे, इस पॉइंट को समझोगे, करंट डेंसिटी वाले कंसेप्ट को। सपोज करो ये हमारा कंडक्टर है और यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है ना। सो इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, so we always consider the area which is perpendicular to the direction of current। ठीक है, so ये वाला एरिया आप देखो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। यू कैन सी हियर, एरिया में और करंट में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। सो करंट डेंसिटी जब भी आप निकालोगे, current density is denoted by the symbol J, which is defined as current per unit area, and this area is your area of cross section, or you can say area perpendicular to the direction of current।
perpendicular to the direction of current. This is the definition of current density. ठीक है, सपोज करो आपका कंडक्टर में ऐसे कुछ दे देता, सपोज कंडक्टर का शेप है ना, इस तरह से कुछ दिया होता, this is your conductor, let's say, which is at an angle theta, from the horizontal. ठीक है, and let's say this is the direction of current. है ना, so you have to take the angle of projection. ठीक है, you have to take the angle of projection. इसको ऐसे समझो, ऐसे मत समझो, इसको इस तरह से आप समझो, सपोज आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिया हुआ है और करंट आपकी ऐसे पास हो रही है। मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह का कुछ दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, और करंट की डायरेक्शन आपको स्ट्रेट दी हुई है। ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। ये एरिया के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला प्रोजेक्शन हो जाएगा, एक डाउनवर्ड वाला प्रोजेक्शन हो। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज I अपॉन A डैश, I अपॉन A डैश। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझोगे। हाँ, अभी कुछ क्या पूछ रहा है, करंट प्लस क्यू और माइनस क्यू पर अलग अलग होगा। अनिरुद्ध इज ऑल्सो प्रेजेंट, अनिरुद्ध इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, अच्छा बेटा, वो चार्ज कैरियर्स का कंसेप्ट था, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, डाउट है, मैं समझ गया कुश पटेल, आपका जो डाउट है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। एक कंसेप्ट आपको और बताऊंगा, जो चार्ज कैरियर्स का कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं। अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना। different materials there are different charge carriers और current carriers। अगर मैं सॉलिड कंडक्टर्स की बात करूं तो सॉलिड कंडक्टर्स में आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, सॉलिड कंडक्टर्स में आपके चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसको पता है? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, वेरी गुड। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉलिड कंडक्टर्स में, वो चार्ज को कैरी करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो केमिस्ट्री आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री मैं मानता हूं कि आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी।
तो इसलिए कुछ कंसेप्ट्स मैं अज्यूम करके चलता हूं केमिस्ट्री के कि आपको पता होंगे, ठीक है। वेरी गुड। सो सॉलिड कंडक्टर्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं। दीज आर नोन एज करंट कैरियर्स। इनको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स विच कैरी द करंट। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, सो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में आपके पास जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है ना, यू नो द इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड में जैसे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। देयर आर पॉजिटिव आयंस and there are negative ions. So these positive and negative ions are known as the current carriers, are known as the current carriers in liquids. liquids में current carry कौन करता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जैसे कि मैंने आपको बोला, सपोज करो मैंने आपको H2O दिया है ना, तो H2O में तो आयंस नहीं होते, H2O तो न्यूट्रल है। इसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। पानी में मैंने क्या किया, नमक डाल दिया। तो जैसे ही मैंने इसमें all of you are getting the voice? Due to technical issue I was left from the meeting. Now you are getting the voice, everyone? Okay, very good. Tanvi PP Savani has also joined. Tanvi, why are you late? Tisha, yes, audible. Okay. चलो ठीक है, वॉइस आ रही है, वेरी गुड। सो H2O में जब मैं NaCl डालता हूँ, सॉल्ट डालता हूँ, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। सो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट आएगा आपको, यू विल स्टडी दिस ऑल पार्ट इन केमिस्ट्री वेरी डिटेल। बट अभी खाली आपको इतना मानना है कि इन लिक्विड्स these positive and negative ions are known as the current carriers. Current carriers, these are known as the current carriers. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं गैसेस की बात करूं, है ना, इफ आई टॉक अबाउट द गैसेस, सो गैसेस में क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट द गैसेस, सो गैसेस में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं। जनरली तो आपकी गैसेस जो होती है ना, वो इंसुलेटर होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। जनरली आपकी जो गैसेस होती हैं, these are your insulators, but they can be ionized. इनको हम आयोनाइज कर सकते हैं, गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड in the presence of potential difference. If you apply a very high potential difference to the gases, then these gases are ionized. And ये high potential difference हम कैसे अप्लाई करते हैं, this can be applied when these are exposed to X rays. So X rays की हेल्प से
हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो गैसेस आपकी आयोनाइज्ड हो जाती है, और जब गैसेस के एटम्स आयोनाइज्ड हो जाएंगे, सो दीज कैन आल्सो बी नोन एज योर करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स। ठीक है, सो ये कहानी हो गई आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जनरली हम सॉलिड से ही डील करते हैं, लिक्विड्स और गैसेस वाला जो पार्ट है वो आपका केमिस्ट्री में कवर होता है। ठीक है, ज्यादातर हम जो फिजिक्स में डील करते हैं वो सॉलिड से डील करते हैं। एक आध क्वेश्चन आपने लिक्विड्स के भी देखे होंगे, मैंने कल होमवर्क दिया था, किसी ने अगर होमवर्क सॉल्व किया होगा तो उन्होंने लिक्विड्स के भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। हाँ, कुछ क्या पूछ रहा है, सर आई ज्वाइंड ऑन टाइम बट फॉरगॉट टू राइट माय नेम, तन्वी सेइंग। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। और कुश पटेल क्या बोल रहा है, सर मैं पूछ रहा हूं कि करंट प्लस क्यू और माइनस क्यू पे डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है। करंट डिपेंड्स ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बोथ। अभी अभी तो मैंने आपको बताया, जब आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सो इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास आयंस होते हैं, सो आयंस में बी पॉजिटिव, ions may be negative. So if you want to calculate the current due to these ions, you have to add both the charges, that is q positive plus q negative upon 2 into t, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम I इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वेशन का यूज करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हम इक्वेशन का जब यूज करते हैं, तो वहां पे ये जो Q होता है, दिस इज योर Q एवरेज, दिस चार्ज इज योर Q एवरेज, ये एवरेज करंट होता है, दिस करंट इज नोन एज द एवरेज करंट। और एक करंट मैंने आपको बताई थी इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इज डिनोटेड बाय I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दिस करंट इज योर इंस्टेंटेनियस करंट एंड दिस करंट इज योर एवरेज करंट। सो जब हम एवरेज करंट निकालते हैं और हमारा मीडियम अगर इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों की वजह से करंट होगा ना, क्योंकि दो तरह के चार्जेस है आपके पास, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द करंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज चार्जेस। गेटिंग इट? यस, हाँ, वेरी गुड, दोनों पे डिपेंड करता है बेटा। चलो नेक्स्ट, ये पार्ट मेरे ख्याल से अब मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई डाउट आना चाहिए। अब हम अपने वही कंसेप्ट पे चलते फिर से, लेट्स मूव ऑन टू अवर कंसेप्ट, कल जो हमने डिराइव किया था। कल की क्लास में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली थी, R इज इक्वल टू 2 ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था? कल की क्लास में हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे। We have calculated the value of resistance with the help of Ohm's law. Okay, very good. आज हम निकालेंगे रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, आप बड़े ध्यान से सुनोगे बेटा, ये लिखो मत स्क्रीन पे, क्योंकि फिर ये इरेज नहीं होता है। जो भी स्क्रीन पे लिख रहा है प्लीज ना लिखे, डोंट राइट ऑन द वाइट स्क्रीन। चलो, सो हमें एक इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रो इनटू एल अपॉन ए। Resistance of any conductor depends on the length and the cross sectional area of the conductor. ठीक है, resistance is a property of a material and its dimensions. ठीक है, कैसा उसका डायमेंशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां से अगर मुझे रो निकालना है, दिस रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है ability to resist. Resistivity is defined as ability to resist
ability to resist the flow of electrons in any conductor. किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करना इज नोन एज रेजिस्टिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करने को ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज डिराइव्ड अर्लियर. रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 ml अपॉन ne स्क्वायर टाउ ए. यू कैन राइट हियर 2 ml upon ne square tau a, which is equal to rho L upon A. So from here you can see that length and length will cancel out, area and area will cancel out, and you will get the value of resistivity. Resistivity is equal to 2m upon ne square tau. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर. सो रेजिस्टिविटी इज प्योरली अ मटेरियल प्रॉपर्टी. इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. जबकि हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस आपका डायमेंशन पे डिपेंड करता था, है ना. रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता था और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता था. तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. बट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर. यू कैन सी हियर, यहाँ पे कोई भी डायमेंशन का टर्म नहीं बच रहा है. It is independent of the dimension of the conductor. I can say that. This is very important point. 1 mark questions इसी पे derive होते हैं. 1 mark के जो questions आते हैं यहीं से derive होते हैं. Resistivity, I am writing here, is independent of the dimensions of the conductor. Resistivity is independent of the dimensions of the conductor. This is a very good point. कुछ examples हम देखते हैं. हाँ, very good. 1 mark के questions यहीं से निकलते हैं, है ना. So this is a very important point. अब सपोज करो मैंने आपको एक क्यूब दिया, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए. सपोज दिस इज 1 क्यूब. ठीक है, लेट्स से करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सपोज करंट आपका फ्लो कर रहा है ये डायरेक्शन में. लेट्स से दिस लेंथ इज, ये क्यूबॉइड मान लो. सपोज करो इसकी लेंथ आपको L दी है, विद आपको B दी है और हाइट आपको H दी है. एंड लेट्स से करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन.
This is 1, this is 1 dash. What is the resistance in 1 1 dash direction? Yes, what will be the resistance in 1 1 dash direction? So resistance क्या होता है? Rho L upon A. So rho is the resistivity into L is the length of conductor. So जब current इस direction में flow करेगा, so your length will be L. ठीक है? Rho L upon area is what? Area of cross section. So cross section area क्या होगा आपका? ये वाला. This will be your area of cross section, which is B into H. This will be your area of cross section, which is equal to B into H. So this will be your resistance in this direction. Suppose आपकी current की direction को मैं change कर दूं. Now suppose the current is flowing in this direction. Suppose the current is flowing in this direction. Now what will be the resistance? Again you can see that, let's say this direction is 2 2 dash. Let's say this direction is 2 2 dash. So आपका resistance क्या हो जाएगा? Resistance along 2 2 dash will be rho into, अब आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? देखो, your length will become your height. Very good. Rho into h upon L into B. ठीक है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा आपका? ये वाला एरिया हो जाएगा. दिस विल बी योर क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है. द क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रेजिस्टेंस. बट आप देखो रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है. रेजिस्टिविटी ऊपर भी वही थी और रेजिस्टिविटी नीचे भी वही थी.